हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा इस वीडियो के अंदर हम जितने भी डिवाइसेज आपके 12th फिजिक्स के अंदर है वो सारे हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है जितने भी आपके टोटल फिजिक्स में डिवाइसेज है। और मैं आपको बताता हूँ एक बात कि इन डिवाइसेज में से देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, फिर न्यूटोनियन और कैसग्रेन टेलीस्कोप है, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर है, ट्रांसफॉर्मर, एसी जनरेटर और बेटा एक है एमसीजी, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर ना। ये आपके टोटल 8 डिवाइसेस हैं 12th फिजिक्स के अंदर, जिनमें से हर साल बोर्ड में 2 से 3 मिनिमम तो डिवाइसेस पूछे जाते हैं। और 5 नंबर में आपका इसमें से कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से क्वेश्चन आता है 100%। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर आपके 3 मार्क्स में आते हैं। और ट्रांसफॉर्मर, एसी जनरेटर और मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर से भी क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है। मतलब ये मान के चलो, यदि आपने ये पूरी वीडियो अच्छे से ये 8 डिवाइस समझ लिए मेरे से, तो मैं लिख के देता हूँ, आपके जो ये 2 से 3 नंबर जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे नहीं छूटेंगे। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला जो डिवाइसेज है मैं पढ़ाऊंगा उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है कि बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट की इमेज, मैग्नीफाइंग इमेज देखते हैं। ठीक है, यदि कोई अच्छा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है तो वो क्या काम करता है, वो बेटा 1000 टाइम्स आपको मैग्निफिकेशन करके देता है। मतलब 1000 टाइम्स आपको जो है, जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे 1000 गुना अच्छी इमेज बना के देगा। ठीक है, इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम दो केसेस में पढ़ते हैं। पहला तब जब आपकी इमेज कहाँ बन रही हो, लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही हो, मतलब डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही हो। दूसरी बात कि जब आपकी इमेज कहाँ बन रही हो, इन्फिनिटी पे बनती हो। इन्फिनिटी वाले केस को हम जो है नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन भी बोलते हैं। और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें हम दो लेंस यूज करते हैं। दोनों ही लेंस बेटा क्या होते हैं, दोनों ही लेंस कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, एक को बोलते हैं बच्चा आईपीस। जो ऑब्जेक्टिव होता है वो नियर ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए इसका नाम बेटा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। जो आईपीस है वो नियर आईज होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है बेटा, आई पीस है। जो ऑब्जेक्टिव होता है उसकी जो फोकल लेंथ है वो शॉर्ट होती है, मतलब कम फोकल लेंथ का होता है एज कंपेयर टू आई पीस की। और इसका अपर्चर भी छोटा होता है। लेकिन आई पीस का जो अपर्चर और फोकल लेंथ है वो एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस के ज्यादा होती है। तो देखो जो पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, आपसे ये नहीं पूछेगा जो मैं आपको बता रहा था अभी ना। देखो बेटा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ड्रॉ द इमेज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट डिस्टिंक्ट विजन या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन एंड फाइंड आउट इट्स मैग्निफिकेशन। दोनों केसेस में आपको इसकी मैग्निफिकेशन निकालनी है और आपको इसका डायग्राम बनाना है। ऐसा क्वेश्चन आता है। तो देखो बेटा पहले यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं फटाफट हम, कि जब आपकी इमेज कहाँ बन रही हो, लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही हो, मतलब कि 25 सेंटीमीटर पे जब आपकी इमेज बनती है, तो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम कैसे बनता है। तो देखो आपको बताया इसमें दो लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है आईपीस। ठीक है, और इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक लेंस बना दिया, ये आपका बेटा मान लो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, एक सेम इस ये होगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ थोड़ा सा बड़ा लेंस बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं आईपीस। ठीक है बेटा, अब देखो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डायग्राम बनाने से पहले ही, दोनों लेंस बनाने के बाद कि आपका डायग्राम खराब ना हो, मैं आपको एक बताता हूँ एक बात ना। आपको क्या काम करना है, इसके सेंटर से, आईपीस के सेंटर से आपको एक इमेज, एक लाइन खींचनी है स्ट्रेट, ऐसे जैसे मैंने ये खींची है। क्योंकि हमें पता है कि जो इसका फाइनल डायग्राम बनता है, जो फाइनली इसकी इमेज बनती है, वो ऑब्जेक्टिव लेंस के पीछे बनती है इधर ना। अब देखो डायग्राम बनाते हैं फटाफट से। ठीक है, आपको फिर एक एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा चुनना पड़ेगा कि जहाँ से इसकी इमेज आती हो। देखो यहाँ से आप डायरेक्ट एक रेज डालिए, यहाँ ऑब्जेक्ट ले लीजिए। सपोज करो आपका पास आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये ए बी, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो इसलिए ये सेपरेशन लिख लेते हैं हम यू नोट। यू क्या होती है, ऑब्जेक्ट से जो है, सेंटर से ऑब्जेक्ट की सेपरेशन, ये हमारी यू नोट हो गई। यहाँ से हमने दो रे निकाली, एक ये निकाली, एक रे निकाली सेंटर से, वो सीधी पास आउट हो गई, यहाँ पहुंची। ठीक है, दूसरी रे यहाँ से ये मीट करने के बाद, ये फोकस से निकलने के बाद कहाँ मिलती है, इस पॉइंट पे मिली, तो मैंने डाला है परपेंडिकुलर। तो बेटा हमारे पास ए डैश और बी डैश, ये एक इमेज आ गई हमारी किसकी, जो ऑब्जेक्टिव ने बनाई है ए बी की। ये कितने सेपरेशन पे बन गई, ये हमारा हो गया वी नोट। वी नोट इसलिए क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट ने बनाई है, तो इसलिए वी नोट आ गया। ठीक है, अब ये जो इमेज है किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की, ये काम करती है इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का।
सीधी रे यहाँ से निकली यहाँ पे, ये सीधी रे यहाँ चली गई। यहाँ से आपको इन दोनों रेज को इस तरीके से डाइवर्ट करना है कि दोनों रे जो है आगे बढ़ाने के बाद सीधी कहाँ मिले, जो हमने ये पॉइंट खींच रखा है। ठीक है बेटा, इससे आपका क्या होगा, यदि आपने पहले लाइन ये वाली लाइन खींच ली पहले ही, तो आपका डायग्राम अच्छा बनेगा, एकदम नीट बनेगा, और आपको मैग्निफिकेशन निकालने में जो एंगल लेते हैं उसमें आसानी रहेगी आपको। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपकी फाइनल इमेज बन गई, यहाँ से आपने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये आपका हो गया ए डबल डैश, ये आ गया बेटा आपके पास ए डबल डैश और बी डबल डैश, दैट इज योर फाइनल इमेज। तो ये हो गया हमारे पास वी ई, जो हमारे किसके बराबर है, माइनस ऑफ डी के बराबर है। ये आपकी इमेज की आईपी से जो फाइनली इमेज बनी है उसकी सेपरेशन आ गई। और जो आपका ए डैश बी डैश था, ये काम कर रहा था ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ये हमारा यू ई हो गया। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, देखो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की जो ये सेपरेशन है, ये वाली सेपरेशन, इसे बेटा ट्यूब लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्यूब लेंथ, इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वाले केस में ट्यूब लेंथ क्या हो जाएगी, वी नोट प्लस यू ई। ये तो हमारा हो गया बेटा डायग्राम। ठीक है, आपको टू द पॉइंट ऐसे ही डायग्राम बना के आना है। अब बात आती है मैग्निफिकेशन के ऊपर, कि इसकी मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या आता है कि ड्राइव द डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एट द when the image is formed at infinity या फिर डिस्टिंक्ट विजन, then find its expression for the magnification। अब आपको मैग्निफिकेशन के क्या काम करना है, देखो सुनो। तो बेटा जो मैग्निफिकेशन यहाँ पे निकलती है वो निकलती है एंगुलर मैग्निफिकेशन। और जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है कि एंगल मेड बाय द इमेज एट द सेंटर डिवाइड बाय एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट when the object is at distinct vision। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, डिस्टिंक्ट विजन पे हो। तो जो ये एंगल है, जो इमेज बना रही है ना, उसे जो इमेज कहाँ पर है बेटा, आपकी इमेज ये है ए डैश बी डबल डैश बी डबल डैश, जो ये एंगल बन रहा है दैट इज बीटा, इसे हम बीटा ले लेते हैं। तो ये हो गया ऊपर वाला एंगल बीटा, डिवाइड बाई इसे मान लेते हैं हम अल्फा, कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट इमेज बनाता है कब, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, डिस्टिंक्ट विजन पे। लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट विजन पे नहीं रखा, तो इसके लिए क्या काम करते हैं, आप अलग से डायग्राम बना लेते हैं कि सपोज दैट ये आपका ऑब्जेक्ट है ए, ये ए भी ऑब्जेक्ट है, ये डी डिस्टिंक्ट विजन पे रखा हुआ है, और जो ये एंगल बन रहा है ना दैट इज अल्फा। ठीक है, तो इसके लिए हम दोनों डायग्राम बनाते हैं ये। अब हम मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो मैग्निफिकेशन आपकी क्या हो गई, m इक्वल टू हो गया बीटा अपॉन में अल्फा। इन केस ऑफ स्मॉल एंगल हम क्या करते हैं, यहाँ पे अल्फा को छोटा मान लेते हैं। तो जो हमारा एंगल है इसे हम लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू टेन बीटा बाई टेन अल्फा। क्योंकि आपको पता हो यदि एंगल छोटा होता है तो हम टेन की फॉर्म में उसे लिख सकते हैं। यदि एंगल छोटा होता है तो थीटा जो है नियर अबाउट साइन थीटा और नियर अबाउट टेन थीटा होते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है भी। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट से। m इक्वल टू आ गया टेन बीटा बाई टेन अल्फा। अब बीटा निकाल लेते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर से आप बीटा निकाल लो। तो बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई यू पी, ये टेन बीटा आ गया, डिवाइड बाई टेन अल्फा। टेन अल्फा आप इस ट्रायंगल से निकाल लो, ये बन गया बच्चे ए बी अपॉन में डी। जब आप ये सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा ये आ गया मेरे पास ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी इंटू डी, घूम के ऊपर चला जाएगा डी अपॉन यू ई। अब देखो जरा ढंग से, यदि हम इसे देखा जाए मैग्निफिकेशन को, तो बेटा यहाँ मैग्निफिकेशन क्या हो रही है, देखो ये ए डैश बी डैश बाई ए बी, ये हमारा है इमेज बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट की जो हाइट है आपकी ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई हाइट ऑफ, सॉरी हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसकी, ऑब्जेक्टिव के लिए ना। तो ये हो गई हमारी मैग्निफिकेशन किसकी, ऑब्जेक्टिव वाली। क्योंकि मैग्निफिकेशन का नॉर्मल फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, एच डैश बाई एच होता है, कि हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये किसकी इमेज है, ऑब्जेक्टिव की। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस ने जितना मैग्नीफाइंग किया है ये वो हो गई, इंटू डी अपॉन यू ई। डी क्या है हमारे पास, देखो वी है ये, अपॉन में यू, तो ये भी मैग्निफिकेशन होती है। ये किसकी मैग्निफिकेशन है, आई पीस की। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पास के अंदर आपको नेट मैग्निफिकेशन मिलती है वो कितनी मिलती है बेटा, वो मिलती है आपके पास दोनों का मल्टीपल। जितना आपका ऑब्जेक्टिव लेंस करेगा, जितना भी आपने आई पीस ने किया है, दोनों का आपको नेट मैग्निफिकेशन मिलेगा। ठीक है,
थोड़ा आगे बढ़ाते हैं फटाफट इसको। और जो आपका मैग्निफिकेशन m है वो आपको दिख रहा है साफ h डैश बाई h है, जो हमने लिखा हुआ था a डैश b डैश डिवाइड बाई ए बी। और ये भी आपको पता है कि मैग्निफिकेशन जो है v अपॉन u भी होती है इन केस ऑफ लेंस। तो यहाँ पे मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ v नोट अपॉन में u नोट। ठीक है बेटा, अगली बात पे आओ थोड़ा सा। तो m इजकल टू आ गया, इसकी जगह मैं पुटअप कर देता हूँ v नोट अपॉन में u नोट। और जो ME है, ME क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, इसकी आई पीस की मैग्निफिकेशन है। लेकिन इन दिस केस जो आपका आई पीस है वो एज ए एक्ट काम करता है एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह, सिंपल माइक्रोस्कोप। और सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन होती है जब डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बनती है तो बेटा ये होती है 1 प्लस डी बाई एफ ई। यदि मैं दोनों वैल्यूज को m की वैल्यू भी और आपकी ME की वैल्यू भी यहाँ पुटअप कर दूं तो हमारे पास रिजल्ट आ गया बेटा 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आया। आपको इतना करके आना है, आपके 3 नंबर पक्के। क्वेश्चन आया कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डायग्राम बनाओ और उसकी मैग्निफिकेशन निकालो, तो आपको ऐसे करना है। इसी में एक छोटा सा केस भी आता है यहाँ पे कि मान लो इफ, ये केस है बेटा ध्यान रखना, ठीक है। यदि आएगा तो ही करना है आपको, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट इज नियर फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट इज नियर फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस। इस बार क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे के नियर अबाउट रखा है ऑब्जेक्टिव के। मतलब आपका जो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, वो कहाँ रखा है, इसका कहीं फोकस है आपका ये लेंस का ना, तो ये जो है नियर अबाउट कहाँ रखा है, इस तरफ रखा है आपका ना। तो यदि ऐसा होगा तो आपका क्या होता है कि जो आपका यू नोट है वो तो हमारा नियर अबाउट एफ नोट हो गया और लेंस के इस तरफ है तो इसलिए नेगेटिव में आ गया राइट में होने के बाद। और जो आपकी फाइनल इमेज बनती है जो ऑब्जेक्टिव बनाता है तो वो कहाँ बनती है, एल पे बनती है। एल क्या था, दोनों के ट्यूब लेंथ के बीच में ना, इसे आपने यहाँ रख दिया। तो आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है बेटा माइनस का एल अपॉन एफ नोट 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये आपका न्यूमेरिकल्स में कई जगह फॉर्मूला काम आ जाता है। तो बेटा ये था आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जब इमेज कहाँ बन रही हो, जब इमेज बनती है डिस्टिंक्ट विजन पे। दूसरा केस देखो इसके अंदर, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। मतलब आपको पता है बेटा इन्फिनिटी पे इमेज कब बनती है, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा गया हो। तो इस बार आपको जो इमेज बनाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस, जैसे ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस था, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका आई पीस है, ये आपका बेटा ऑब्जेक्टिव है, ये आपका आई पीस बच्चे। इस बार भी आपको एक लाइन जो है सीधी खींचनी है यहाँ से, ठीक है। अब आपकी इमेज कहाँ बननी है, इन्फिनिटी पे बननी है। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट अभी भी वहीं पर है जहाँ पे पहले था, आपने यहाँ इमेज वहीं बनानी है अभी भी ना। ये आपने एक सीधी लाइन खींच ली, यहाँ से ड्रॉ कर लिया। ये आपका ऑब्जेक्ट है ए, ये बी है, ये आपके पास वही सेम यू नोट है, ठीक है। यहाँ से एक लाइन जाएगी ऐसे, ये लाइन यहाँ से फोकस से निकलती हुई इमेज बना देगा यहाँ पे। ये आपका ए डैश, ये आपने डाली बेटा इमेज, ये बी डैश ना, ये आपका वी नोट। अब तक तो सेम है पूरा डायग्राम ना, लेकिन आपको कहाँ इमेज बनानी है, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे इमेज किसकी बननी चाहिए, जो आई पीस बनाएगा आपका लेंस ना, वो इमेज इन्फिनिटी पे बनाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो ये इमेज बनी है ए डैश बी डैश, दोनों लेंस के बीच की, ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच की जो ट्यूब लेंथ होती है उसे आपको एडजस्ट इस तरह करना है कि जो वी नोट है वो एफ ई पे बनाए इमेज। मतलब आई पीस के फोकस पे इमेज बनाए ए डैश बी डैश ना। उससे क्या होगा कि ये लाइन यहाँ टकराएगी, ये सीधी आएगी यहाँ पे, दोनों रे टकराने के बाद इस तरह डाइवर्ट होगी कि बोथ रे आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ से दोनों रे कहाँ जाएगी, पैरेलल जाएगी। यदि पैरेलल जा रही है तो इसका मतलब वो कहाँ मीट करेगी, इन्फिनिटी पे, ठीक है बेटा। तो ये इसका डायग्राम है। अब इसके लिए हमें मैग्निफिकेशन निकालनी है, तो यहाँ पे इन दिस केस जो ट्यूब लेंथ है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी वी नोट प्लस एफ ई, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं फटाफट। तो मैग्निफिकेशन का तो आपको फॉर्मूला पता ही है, ये होता है बेटा m इज इक्वल टू, जो हम निकाल चुके हैं पहले से ही, कि जो हमारे पास मैग्निफिकेशन की आई थी एम ई इंटू एम ओ आई थी। यदि एम ओ की वैल्यू पुट करो, एम ओ तो आपको पता ही है ऑलरेडी वी नोट अपॉन में यू नोट है,
और आई पीस की मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, देखो आपको पता है आई पीस बिहेव करता है एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह, तो उसकी जो मैग्निफिकेशन होती है जब इन्फिनिटी पे वो इमेज बनाता है तो बेटा वो होता है डी अपॉन एफ ई। ये ध्यान रखना बस आप ना, वहां पे 1 + d/f था, यहाँ पे क्या है डी अपॉन एफ ई है। यदि मैं यहाँ पे भी वो केस लगाता हूँ आपका पुराने वाला केस पीछे वाला, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो ये यू नोट है, वो नियर अबाउट एफ नोट हो जाए, तो आपकी जो इमेज है, जो वी नोट है आपका, वो कहाँ बन जाता है, एल पे बन जाता है। यहाँ पे आप इसको पुटअप कर दो तो ये माइनस का एल अपॉन एफ नोट इंटू डी अपॉन एफ ई। तो बेटा ये आपकी मैग्निफिकेशन आ गई, ठीक है। तो इतना सा आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। यदि आपने ये कर लिया तो आपके 3 नंबर पक्के हैं बेटा, ठीक है। अगले बात पे चलते हैं। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव और आईपीस की दोनों की छोटी होती है। उसका रीजन ये होता है कि देखो आप देख रहे होंगे मैग्निफिकेशन के अंदर जो दोनों चीजें हैं आपकी, चाहे वो एफ नोट हो चाहे वो आपकी बेटा एफ ई हो, दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब फोकल लेंथ बढ़ेगी तो मैग्निफिकेशन घटेगी, और फोकल लेंथ घटेगी तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है बेटा। तो इट मीन्स क्या है कि हमें मैग्निफिकेशन ज्यादा होने चाहिए, इसलिए क्या काम करते हैं, फोकल लेंथ को कम रखते हैं, दोनों की कंपैरेटिवली दोनों की छोटी होती है, ठीक है बेटा। तो अगली बात पे आते हैं। अब दूसरा हमारा डिवाइस है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखो बेटा आपको पता होगा टेलीस्कोप क्या काम करता है। टेलीस्कोप आपका जो दूर की चीजें हैं, जो हेवनली बॉडीज है जैसे स्टार प्लेनेट्स, उनको देखने का काम आता है, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमिकल तो स्पेशली उन्हीं चीज के लिए देखने का काम आता है, ठीक है। अब देखो इसे भी हमने दो चीजों में ऐसे ही पढ़ना है कि जब आपकी इमेज कहाँ बना रहा हो, वो इमेज आपका डिस्टिंक्ट विजन पे बनाता है, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट डिस्टिंक्ट विजन एट लीस्ट डिस्टेंस। दूसरा वही सेम, इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। इसमें भी आपके दोनों लेंस होते हैं, वही आईपीस और ऑब्जेक्टिव। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो एज मच एज पॉसिबल जितना ज्यादा से ज्यादा बड़ा बना सकते हैं उतना ज्यादा फोकल लेंथ का लेते हैं। इसमें लार्ज फोकल लेंथ का ऑब्जेक्टिव लेते हैं, जितना बड़ा भी बन सकता है, लार्ज फोकल लेंथ, ठीक है बेटा। लेकिन जो आपका आईपीस है वो बहुत छोटा लेते हैं। जो आईपीस की फोकल लेंथ होती है वो स्मॉल फोकल लेंथ होती है, ठीक है बच्चे, स्मॉल फोकल लेंथ। इसका भी रीजन है कि मैग्निफिकेशन को ज्यादा लेने के पर्पज से, कि हमें जो है मैग्नीफाइड इमेज मिले, इसलिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को बड़ा रखते हैं, आईपीस को छोटा रखते हैं, ठीक है। चलिए इसका भी फटाफट देखते हैं। तो इसमें भी हमारे पास क्वेश्चन यही आएगा कि ड्रॉ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इमेज व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस, या फिर इन्फिनिटी पे, ठीक है। चलो देखो फटाफट। तो पहला केस है बेटा, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस, मतलब कि 25 सेंटीमीटर पे जब आपका इमेज बन रहा हो, तो आपका इसका डायग्राम कैसे बनता है फटाफट देख लेते हैं, फिर इसकी मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो बेटा देखो इसमें क्या होता है कि जब आपका 25 सेंटीमीटर पे हम डायग्राम बनाते हैं, तो आपको पता है कि दोनों जो इसमें लेंस है, पहला बड़ा बड़ा लेंस होता है जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, इसका ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये हो गया बेटा छोटा लेंस जिसे हमने बोला आई पीस, ठीक है, ये हमारा आई पीस हो गया। ये हो गया बेटा आपका ऑब्जेक्टिव। आपको पता है कि भाई जो रेज आएगी वो कहाँ से आएगी, रेज तो आपकी इन्फिनिटी से आएगी, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, डिस्टिंक्ट बहुत दूर रखा हुआ है। तो हमें इसमें भी सबसे पहले एक लाइन खींचनी है। ये मैंने एक लाइन खींच दी सेंटर से जाते हुए यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जो फाइनल इमेज है वो बेटा यहाँ मिलती है, ठीक है। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यहाँ मिल रही थी इस तरफ, इसलिए यहाँ पे एक लाइन आपको डायरेक्ट पहले ये खींच लेनी है। उसके बाद आपको ना एक पॉइंट ऐसा यहाँ सेलेक्ट करना है कि जहाँ पे आके वो इसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो इमेज बनाएगा। आपने ये एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से लाइन खींची आपने स्ट्रेट ऐसे, एक और लाइन आपको ऐसे खींचनी है पैरेलल, बोथ रे आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर। तो कहाँ से आ रही है, वो इन्फिनिटी से आ रही है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इसे रेज फ्रॉम इन्फिनिटी। अब ये काम काम करेगा, आपको पता है बेटा इन्फिनिटी से रेज आती है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। ये और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो अपने फोकस पे इमेज बना देगा। ये आपकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। तो जो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्टिव लेंस ने उसकी इमेज बना दी ए डैश बी डैश, कहाँ बनाएगा, ये एफ नोट के ऊपर बना देगा, ठीक है।
अब जो ये इमेज है वो काम करेगी आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का, तो बेटा ये हो गया यूई। तो इन दिस केस जो आपकी ट्यूब लेंथ बनी वो क्या बन जाएगा, एफ नोट प्लस यूई। समझते रहना बेटा, ठीक है। अब जो ये आपका यहाँ से रे यहाँ टकराई, ये वाली रे यहाँ टकराई, दोनों रेज को आपको इस तरह से बैंड करना है कि रेज कहाँ मिले, जो हमने पॉइंट ले रखा पहले ही उस पे आपकी रेज मिलनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपने डाला परपेंडिकुलर, ये आपकी बच्ची फाइनल इमेज बन गई। दैट इज योर फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश, जो आपको फाइनली दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी इधर आईज होती है, पीछे वाले केस में बेटा यहाँ पे आईज बना लेना, ठीक है। ये आपकी आंख है, यहाँ से आप इसको देखते हैं तो आपको कहाँ दिखेगी इमेज कि जो आपकी ये वी ई बन रहा है, जो माइनस का डी हमने ले रखा है, पहला केस हम जो निकाल रहे हैं डिस्टिंक्ट विजन लीस्ट डिस्टेंस वाला, उस पे ये इसका डायग्राम हो गया, ठीक है बेटा। अब इसकी मैग्निफिकेशन निकालते हैं। इसकी मैग्निफिकेशन के लिए क्या काम करते हैं, आपको पता है मैग्निफिकेशन क्या होती है, ये होती है बेटा बीटा अपॉन में अल्फा। यदि एंगल छोटा हो तो वी कैन सी टेन बीटा डिवाइड बाई टेन अल्फा ले लेते हैं हम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका वो डिस्टिंक्ट विजन पे नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, इन्फिनिटी पे है। तो जो बीटा है, बीटा तो बेटा देखो जो फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश बना रहा है सेंटर पे यहाँ पे, दैट इज बीटा। और आपका अल्फा क्या होगा, अल्फा होगा कि जो ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ रेज बनाती है, दैट इज अल्फा। तो ये हमारा अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया हमारा। अब फटाफट से डायग्राम से आप अल्फा और बीटा निकाल लीजिए। तो देखो टेन बीटा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल के अंदर देखो ए डैश बी डैश ओ मान लेते हैं इसको, तो बेटा ये हो जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइड बाई यूई, डिवाइड में आ गया टेन अल्फा, अल्फा यहाँ से निकाल लेते हैं, ये भी अल्फा हो गया, तो इसे मान लेते हैं ओ डैश, तो ओ डैश ए डैश बी डैश के बीच में, तो ये बन गया ए डैश बी डैश डिवाइड बाई, ये जो सेपरेशन है ये कितनी है, एफ नोट है। तो ए डैश बी डैश कट जाएगा यहाँ से, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास एफ नोट अपॉन में यू ई, ये आ गया हमारे पास। लेकिन देखो जो जो आई पीस है उसके लिए यू ई माइनस में है, साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे तो हमारे पास बेटा मैग्निफिकेशन आ गई माइनस का एफ नोट अपॉन में यू ई। इसको यदि मैं इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ निकालूं किसकी, आई पीस की, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आपके पास लेंस फॉर्मूला है वन अपॉन एफ इक्वल टू होता है वन अपॉन वी माइनस का वन अपॉन यू। आप यदि इसमें आप जानते हैं कि ऑलरेडी यू तो हमारा जो यू ही है ही, और जो हमारा वी है वो क्या है बेटा माइनस का डी है, यू भी आपका माइनस है। दोनों वैल्यू यदि मैं यहाँ पे पुटअप करूंगा ये, तो हमारे पास क्या बनेगा, आप देखो फटाफट से आप इसमें यहाँ सारी वैल्यू डाल दो, ये वी और एफ वाली। आपने यदि वी की वैल्यू डाली वन अपॉन वी क्या है आपके पास माइनस का डी है, माइनस के साथ वन अपॉन माइनस का यू ही हो गया बेटा, ये इजकल टू वन अपॉन एफ ई है ये आपका आई पीस के केस में, इजकल टू इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखो वन अपॉन माइनस का डी प्लस का वन अपॉन यू ही आ गया, ये इजकल टू हो गया बेटा वन अपॉन एफ ई। यदि मैं यहाँ से एफ वन अपॉन यू की वैल्यू निकाल लूँ, क्योंकि देखो मेरे पास जो मैग्निफिकेशन है उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ नोट वन अपॉन यू, तो देखो इसमें से हम वन अपॉन यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से बेटा मेरे पास वन अपॉन यू आएगा कितना, वन अपॉन एफ ई प्लस का आ गया बेटा वन अपॉन डी। अब इसमें से यदि हम वन अपॉन एफ ई भी कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस वन अपॉन डी को आप डिवाइड कर दीजिए वन अपॉन एफ ई से, तो एफ ई घूम के ऊपर चला जाएगा, तो बेटा यहाँ आ जाएगा एफ ई डिवाइड में आ गया डी, ठीक है बेटा। तो वन अपॉन यू की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई मेरे पास, इसे आप उठा के अपना यहाँ पे डाल दो, तो जो मेरे पास नेट मैग्निफिकेशन आई वो आगे बच्चे वन अपॉन एफ नोट, वन अपॉन यू की वैल्यू क्या है, वन अपॉन एफ ई, वन प्लस एफ ई अपॉन में डी। इसे आप सिंप्लीफाई करो तो बेटा ये आ गया मेरे पास फाइनली वैल्यू माइनस का एफ नोट बाई एफ ई इंटू वन प्लस एफ ई बाई डी। तो ये मेरे पास मैग्निफिकेशन आ गई इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जब आपका इमेज कहाँ बनता है, डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है, लिस्ट डिस्टेंस पे और 25 सेंटीमीटर पे बनता है। अब आप यहाँ से देखो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से समझ सकते हैं कि बेटा जो मैग्निफिकेशन है वो एफ नोट पे डायरेक्टली है और एफ ई पे इनवर्सली है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो मैग्निफिकेशन होती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, उसमें जो है फोकल लेंथ ज़्यादा क्यों होती है ऑब्जेक्टिव की, तो इसलिए होती है क्योंकि हमें मैग्निफिकेशन ज़्यादा चाहिए। तो फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन होता क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है वो ज़्यादा रखते हैं हम एज कम्पेयर टू आई पीस के, ठीक है बेटा। अब इसका दूसरा केस देखो फटाफट से,
दूसरा केस क्या है इसका कि व्हेन इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। जब इमेज कहाँ बनती हो, इंफिनिटी पे बनती हो। फटाफट देख लेते हैं इसको भी। आपको पता है कि आपका लेंस ये ऑब्जेक्टिव लार्ज फोकस का है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया इसका। ये आपने यहाँ छोटा सा कम फोकस का लेंस बना दिया, ये आपका हो गया बेटा आई पीस। ये ऑब्जेक्टिव है बच्चे, ये आपका आ गया आई पीस। और आपकी इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पे। तो हमने फिर से एक लाइन सीधी खींच दी, यहाँ से ऐसे जाती है सेंटर से। आपने फिर से यहाँ से रे यहाँ आपको बनानी है, आपने ये रे ले लिया, यहाँ से एक ये रे आ गई, यहाँ से दूसरी रे आ गई, बोथ रे आर कमिंग पैरेलल। ये इन्फिनिटी से आ रही है ऐसे, ये टकरा के ये इमेज कहाँ बनाएगा बेटा, ये यहाँ इमेज बना देगा। दोनों रे को आपको डाइवर्ट करना है ऐसे यहाँ से। जब यहाँ से डाइवर्ट होगी तो फिर से ये कहा जाएगी, दोनों को पैरेलल दिखाना है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी पे तभी जाएगी इमेज ना। एक बात और ध्यान रखना कि जब आपको पता है कि भाई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बना रहा है इमेज ना, तो कौन सा बनाएगा, आई पीस बनाएगा, ठीक है। तो जो ये हमारी फाइनल यहाँ इमेज बनाई है ऑब्जेक्टिव लेंस ने, जो एफ नोट पे बनती है, वो हमें दोनों के बीच की जो ट्यूब लेंथ है उसे एडजस्ट करके, जो ये हमारा यूई था पहले, इस बार हमें एफ ई करना है इसको ना, क्योंकि आईपीस के जब फोकस पे ऑब्जेक्ट आएगा तभी जाके वो कहाँ बनाएगा इमेज, इन्फिनिटी पे बनाएगा। तो इन दिस केस जो आपका एल होगा ट्यूब लेंथ, वो क्या बनेगा बेटा, एफ नोट प्लस एफ ई बन जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम हो गया। अभी हमें क्या बनाना है, अभी हमें निकालनी है मैग्निफिकेशन। देखो ये बीटा हो गया हमारा इसमें, और ये अल्फा है ही। आप फटाफट से मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। तो बेटा जो मैग्निफिकेशन बनेगी, आपको पता है मैग्निफिकेशन होती है बेटा बीटा अपॉन में अल्फा। दिस विल बी टेन बीटा डिवाइड बाई टेन अल्फा। टेन बीटा का फॉर्म यहाँ से लगा लेते हैं, फटाफट इसे ओ मान लेते हैं। दिस विल बी ए डैश बी डैश डिवाइड बाई एफ हो जाएगा। आपने फिर इसे डिवाइड कर दिया टेन अल्फा से। टेन अल्फा क्या होगा, इस ट्रायंगल में देख लेते हैं, इसे ओ डैश ले लेते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारे पास ए डैश बी डैश डिवाइड बाई, इस बार एफ नोट हो जाएगा ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो एफ नोट ऊपर घूम के आ गया, एफ नोट बाई एफ ई। अब यदि मैं साइन कन्वेंशन देखो, देखो एफ नोट तो पॉजिटिव है, एफ ई नेगेटिव है, तो दिस विल बी माइनस। तो जो हमारे पास यहाँ बेटा मैग्निफिकेशन आई, वो कितनी आ गई, एफ नोट बाई एफ ई। तो ये इसकी मैग्निफिकेशन आ गई इस वाले केस की, किसे, किसकी, जब आपका इमेज जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है वो कहाँ बनाता हूँ, इन्फिनिटी पे बनाता हूँ, ठीक है बेटा। अगला डिवाइस है आपका, तीसरा डिवाइस आता है बेटा, अब आते हैं आपकी रिफ्लेक्टिंग वाले टेलीस्कोप। जो आपका पहला है न्यूटोनियन वाला, ठीक है, जो किसने बनाया था, न्यूटन ने बनाया था। न्यूटोनियन वाले केस में क्या होता है कि आपका केवल और केवल डायग्राम बनाने को आता है, ध्यान रखना। तो न्यूटोनियन टेलीस्कोप जो आपका है, क्वेश्चन में आएगा कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ऐसे जिक्र नहीं आएगा कि आपका न्यूटोनियन का बनाओ या कैसग्रेन का बनाओ, ठीक है, कैसग्रेनियन का, ठीक है, कोई सा ही बना सकते हैं आप ना, केवल आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए बस। देखो जो न्यूटोनियन ने बनाया था टेलीस्कोप, उसने क्या काम किया था, जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, इन्होंने क्या काम किया, ऑब्जेक्टिव को जो है कॉनकेव मिरर लिया था। यहाँ पे जो आपके ये न्यूटोनियन और जो कैसग्रेन है, उन दोनों में क्या होता है बेटा, हम मिरर यूज करते हैं। और मिरर वाले जो टेलीस्कोप है वो अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू लेंस वालों के, जो हमने पढ़ा है पीछे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। तो अभी बताऊंगा इसकी एडवांटेज क्या है, वो भी पेपर में टू द पॉइंट पूछी जाती है। अब बेटा इसमें क्या करा इन्होंने, इन्होंने यहाँ जो है एक मिरर लिया, ये कॉनकेव मिरर ले लिया इसने, क्योंकि आउटसाइड पॉलिश है। तो यहाँ जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा ये है, ऑब्जेक्टिव जो है कौन सा है आपका, कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर का जो है मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है आपका बेटा। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है। तो जब इन्फिनिटी से इमेज आती है, आपको पता है इन्फिनिटी से रेज कैसे आएगी, पैरेलल आएगी आपस में। तो मान लो मैं यहाँ पे दो रे दिखा देता हूँ, एक रे ये आ रही है, एक रे ये आ रही है, ठीक है। इन्फिनिटी इधर से कहीं रे आ रही है ये ना। जब रे यहाँ से टकराएगी तो क्या काम करेगी, वो सीधा जो फोकस पे जाएगी, यहाँ से ये यहाँ से कट के फोकस पे जाती है, ये वाले भी यहाँ से कट के बेटा फोकस पे जाएगी। लेकिन फोकस पे जाने से पहले ही यहाँ पे क्या काम करते हैं वो यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा देते हैं। न्यूटन ने क्या काम किया बेटा, यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा दिया, प्लेन मिरर 45 डिग्री पे विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब होता क्या है, जैसे यहाँ रे टकराती है तो रे टकरा के इधर भाग जाती है, ये वाली रे टकरा के बेटा यहाँ आ जाती है, ठीक है। दोनों रे टकरा के ऐसे आ गई, इन्होंने यहाँ पे आई पीस रख दिया, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया,
ये हमारा यहाँ पे एज ए आई पीस की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ रे टकराने के बाद सीधी निकल जाती है और यहाँ से वो इजिली इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम था छोटा सा। तो ध्यान रखना इसमें ऑब्जेक्टिव कौन है, कॉनकेव मिरर काम करता है ऑब्जेक्टिव के लिए, और बेटा आई पीस के लिए कौन काम करता है, आपका कॉन्वेक्स लेंस काम करता है, ठीक है। ये था आपका न्यूटोनियन वाला। इसी में है आपका कैसग्रेन वाला, ठीक है। कैसग्रेन ने क्या काम किया, इसी को कॉपी मारा, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया इसके अंदर ना, ठीक है बेटा। कैसग्रेन टेलीस्कोप, इस वाले में क्या हुआ था कि जो आपका ये लेंस है, जिस जो हमने मिरर ले रखा है ये कॉनकेव मिरर, इसको इन्होंने जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये ऐसे था, ये इसको इसने ऐसे कर दिया, ठीक है। और जो आपकी ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, अभी भी रे वहीं से आ रही है इन्फिनिटी से, रे ये आ रही है बेटा, यहाँ से रे ये आ रही है, एक रे ये रही। आप चाहो दो दो रे ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये रे कहाँ मिलेगी, आपकी जो भी फोकस है उस पे जाके मीट करेगी ये रे। यहाँ से भी ये फोकस पे जाएगी, लेकिन इस बार फोकस पे जाने से पहले ही इन्होंने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया, ठीक है बेटा। जैसे ही यहाँ कॉन्वेक्स मिरर से रे टकराएगी, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, रे यहाँ से टकराई, यहाँ पे रे जाने के बाद ये डाइवर्ट होके इधर भागती है, ये डाइवर्ट होके यहाँ से बेटा यहाँ भागती है। दोनों रे इधर भागी और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, यहाँ पे एक ये कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं। उसके बाद जो है ये काम करता है एज ए आई पीस की तरह। तो ये था आपका क्या, ये था आपका कैसग्रेन टेलीस्कोप का डायग्राम। आपको टू द पॉइंट डायग्राम ऐसे ही बना के आना है बेटा, तभी आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात है कि इसने कई बार पूछ लेता है कि एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ कैसग्रेन एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप। रिफ्रैक्टिंग कौन से होते हैं, जो जिसमें लेंस यूज करते हैं, और रिफ्लेक्टिंग बेटा जिनमें हम मिरर यूज करते हैं, वो होते हैं आपके रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है। तो इसमें एडवांटेज क्या है, पहली बात देखो, पहली बात तो ये कि जो मिरर है वो थोड़े चीप होते हैं, सस्ते मिलते हैं। दूसरी बात की जो उनकी एडजस्टमेंट है वो भी इजीली जो है सही हो जाती है आसानी से ना, ठीक है। तो पहली बात तो आप ध्यान रखना ये कि जो मिरर है वो सपोर्टेबल होते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको यूज करनी है, एक है इसमें बेटा टर्म स्फेरिकल एब्रीवेशन, ये ध्यान रखना। ये समझा देता हूं मैं क्या होता है स्फेरिकल एब्रीवेशन। स्फेरिकल एब्रेशन, एक है बेटा आपका क्रोमेटिक एब्रेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन। तो देखो जो स्फेरिकल एब्रेशन है वो क्या होती है, वो लेंसेज में होती है, मिरर में नहीं होती है। तो स्फेरिकल एब्रेशन में होता क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ से इन्फिनिटी से रेज आ रही है, तो ऑल रेज आर पैरेलल टू ईच अदर विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या काम करेगी, ये इमेज कहाँ बनाएगा, ये फोकस पे बना देगा। ये इसका मान लो एक पॉइंट है फोकस ना, जब ये इमेज ऐसे बनाएगा फोकस पे, सारी रेज यहाँ के मीट करेगी, तो आप देखते हैं कि जो फोकस एक सिंगल पॉइंट था वो थोड़ा सा ब्लर होके थोड़ा फैल जाता है फोकस। देखो यहाँ थोड़ा चौड़ा हो गया फोकस ना। यदि इसका एरिया बढ़ जाता है तो क्या होता है, इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इंटेंसिटी कम होने से क्या होता है, जो आपकी इमेज है वो एकदम मैग्नीफाइड नहीं बनती। ये चीज किसमें होती है, ये कॉन्वेक्स मिरर लेंस के अंदर होती है, जबकि मिरर में ऐसा नहीं होता। मिरर में आपका जो ये आपका मिरर है, यहाँ से आपकी लाइट आती है, ये आपकी लाइट आ रही है, ये क्या करती है फोकस पॉइंट से निकल जाती है लाइट ना टकराने के बाद ऐसे ना। तो अब आपका जो फोकस है वो सिंगल एक पॉइंट ही रहता है, इसमें आपकी इमेज जो है ब्लर नहीं होती। इसलिए स्फेरिकल एब्रेशन किस में होती है, लेंस में होती है, मिरर में नहीं होती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दूसरी बात क्रोमेटिक एब्रिविएशन क्या होती है, क्रोमेटिक का मतलब होता है बेटा कलर से रिलेटेड ना, ठीक है। ये आपके कलर है, ये किस में होते हैं, जैसे आपका जो लेंस है, लेंस क्या काम करता है, उसको जो है 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, आपने पढ़ रखा होगा विव की ओर। लेकिन मिरर में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए जो है क्रोमेटिक एब्रिविएशन और जो स्फेरिकल एब्रिविएशन है उससे बचा रहता है क्या, मिरर ना। इसलिए मिरर जो है अच्छी इमेज बना के देता है आपको, ठीक है। ये था हमारा तीसरे वाला जो आपका डिवाइसेस है। अब करते हैं बेटा, आप चलते हैं रेक्टिफायर के ऊपर। देखो जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें दो डिवाइसेस है आपकी सेमीकंडक्टर के अंदर, हाफ वेव रेक्टिफायर और एक आपका है फुल वेव रेक्टिफायर। देखो पहली बात तो आपको बता दूं रेक्टिफायर क्या होता है बेटा, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या काम करता है, जो आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, अक्सर ये भी पूछ लेते हैं
और बहुत सारे बच्चे इसका गलत जवाब देते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो बेटा ध्यान रखना, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये काम करता है बच्चे फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग पे। इट इट इज बेस्ड ऑन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग। इन फॉरवर्ड बाइसिंग इट ऑफर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, बट इन रिवर्स बाइसिंग इट ऑफर इनफाइनाइटली रेजिस्टेंस। इससे क्या होता है, जब ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। रिवर्स बाइसिंग में कोई करंट पास नहीं होता और फॉरवर्ड बाइसिंग में मैक्सिमम आपका करंट पास होता है। इस फैक्ट पे ये काम करता है, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल है किसका, रेक्टिफायर का। अब हाफ वे रेक्टिफायर क्या होता है इसमें देख लेते हैं। तो बेटा हाफ वे रेक्टिफायर में आप एक बात ध्यान रखना कि हाफ वे रेक्टिफायर एक ऐसा रेक्टिफायर है जिसमें सिंगल डायोड यूज करते हैं हम, सिंगल पीएन जंक्शन डायोड यूज करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो इसमें इनपुट की फ्रीक्वेंसी होती है, इनपुट की फ्रीक्वेंसी और जो आउटपुट हमें मिलेगा, दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बच्चे सेम होती है। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ ए डिवाइस इन विच इट कन्वर्ट एसी इनटू डीसी एंड फाइनल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द इनिशियल फ्रीक्वेंसी। तो आपको ये टॉपिक जो है क्लियर करके नहीं देता कि आपको हाफ वे बनाना है कि फुल वे बनाना है। तो आप ध्यान रखना बेटा, हाफ वे रेक्टिफायर में क्या होता है, जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। अब देखो फटाफट इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, ये आपका ट्रांसफॉर्मर हो गया। यहाँ आप एसी सोर्स अप्लाई करते हैं, ये आपका एसी का हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका एक पीएन जंक्शन डायोड लगा होता है, ये पीएन जंक्शन डायोड है, इसे D1 नाम दे देते हैं, ठीक है। और जो आपको आउटपुट मिलता है वो बेटा यहाँ मिल जाता है। यहाँ एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इसके अक्रॉस ए और बी पॉइंट ले लेते हैं, ये ए है ये बी है, इसको नाम दे दिया RL। ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है। अब इसकी वर्किंग सुन लीजिए फटाफट से। वर्किंग में क्या होता है, आपको पता है हमने यहाँ एसी सोर्स लगाया है, जो आपका इनपुट है हम कौन सा दे रहे हैं, वो एसी दे रहे हैं। और एसी इनपुट क्या होता है आपका, एसी आपका ये होता है, ये आपका इनपुट वेव फॉर्म हो गया, इनपुट वेव फॉर्म, ठीक है बच्चे। अब जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो कैसे बनता है, देखो वो समझो आप ना, उसी पे बेस है पूरा। अभी इसको डायग्राम बनाने के लिए सबसे बढ़िया रहता है आप टाइम इंटरवल में डायग्राम को बनाएं अच्छे से, जिससे कि एग्जामिनर आपका मार्क्स ही ना काट सके। ओके बेटा, जो इसकी वर्किंग है वो आपको लिखनी आनी चाहिए, वो मैं बोल दूंगा लेकिन आप उसे लिख लेना अपने आप से, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं उसको, ठीक है बच्चे। सुन लीजिए चुपचाप, देखो अब होता क्या है, जैसे आपका ये पॉजिटिव हाफ जाता है, ये पॉजिटिव फर्स्ट हाफ है मान लो, ये सेकंड हाफ है, ये थर्ड पॉजिटिव, ये फोर्थ नेगेटिव हाफ ना। जब आपका फर्स्ट पॉजिटिव हाफ गया तो क्या होता है कि सपोज करो ये जो पोलैरिटी है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है आपका, ठीक है। यदि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो आपको पता है यदि आपका जो पीएन जंक्शन है, ये वाला हिस्सा बेटा पी होता है, ये हिस्सा होता है एन, ठीक है। तो इस बार यहाँ पे क्या है आपका पी, जो पी सेमीकंडक्टर है वो क्या है आपका पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो वी कैन कॉल इट फॉरवर्ड बाइसिंग ना। तो ये आपका फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करता है डायोड। यदि फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करता है तो बेटा इस पे क्या होता है, मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। तो यहाँ से जो करंट है आपका ए टू बी आपको मिल जाता है। तो जितना करंट आपका यहाँ से ये इनपुट में जा रहा है सेम उतना ही करंट आपका हमें मिल जाता है ऐसे, ठीक है। जैसे आपका नेगेटिव हाफ जाता है, नेगेटिव हाफ जाते ही क्या होता है, यहाँ पोलैरिटी चेंज हो जाती है बेटा, ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया बच्चे पॉजिटिव ना। जैसे ये नेगेटिव बना तो इस बार आपका जो जंक्शन डायोड था, जो यहाँ पे पी और ये एन है, इस बार यहाँ नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये काम करता है रिवर्स बाइसिंग के अंदर। यदि रिवर्स बाइसिंग में काम करेगा तो बेटा बिल्कुल भी करंट पास नहीं होने पाता। तो जो आपका करंट आ रहा है, जो आपका ये नेगेटिव हाफ जा रहा है वोल्टेज, यहाँ पे बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं मिलेगा आपको ना। फिर आपका पॉजिटिव हाफ गया, फिर दोबारा से सर्किट जो है रिवर्स मारता है जैसे चल रहा था पीछे की तरह। फिर यहाँ नेगेटिव हाफ में बिल्कुल वोल्टेज नहीं, फिर जब अगला वोल्टेज आएगा फिर उसमें सेम वोल्टेज आता है। तो इस तरीके से आपका जो है आउटपुट डायग्राम बनता है। तो आपकी इसकी वर्किंग कैसे लिखेंगे थोड़ी सी बता देता हूँ मैं आप, कि व्हेन फर्स्ट हाफ गोज, व्हेन फर्स्ट पॉजिटिव हाफ गोज, देन डायोड डी वर्क एज works in forward biasing, so maximum current flow from the diode, flow from diode,
ठीक है बेटा, वी ऑब्जर्व वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस आर एल। ओके, फिर सेकंड केस क्या लिखेंगे, व्हेन सेकंड नेगेटिव हाफ गोज डायोड वर्क्स इन रिवर्स बायस हो जाएगा इस बार, so no current flow from the diode, so we obtain zero voltage across load resistance, so we obtain only voltage in positive half, so we can call it half wave rectifier। ये बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग है, इतना आपके पास इसमें आएगा हाफ वेव रेक्टिफायर में। ठीक है, अभी आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के ऊपर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, मैं आपको एक एक चीज अच्छे से समझा रहा हूँ जानबूझ के, बहुत आराम आराम से, जिससे कि आपका एक भी मार्क्स ना कटे इसमें। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है बेटा, एक ऐसा रेक्टिफायर जिसपे आपके 2 पीएन जंक्शन डायोड यूज होते हैं। पहली बात तो ये कितने होते हैं, 2 पीएन जंक्शन आपके डायोड यूज होंगे। दूसरी बात, इसमें जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है, जो आप इनपुट फ्रीक्वेंसी यहाँ से जैसे इनपुट दे रहे थे ना ये वाला, जो आपके यहाँ से इनपुट की फ्रीक्वेंसी होती है, जो आउटपुट मिलेगी फ्रीक्वेंसी वो आपके डबल मिलती है इनपुट की। जितनी आपने इनपुट में सप्लाई की है उसके डबल आपकी आउटपुट में मिलती है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना ये चीज ना। जैसे मान लो आपने सपोज करो 50 हर्ट्स यहाँ अप्लाई किया इनपुट पे, तो जो आपका आउटपुट मिलेगा आपको कितने का मिलेगा, 100 हर्ट्स का मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, यदि आपके यहाँ 50 हर्ट्स है तो बेटा यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, उसकी 50 ही होगी आउटपुट में भी। लेकिन फुल वेव में क्या होता है, डबल हो जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके डायग्राम पे आते हैं। जो इसका सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम में क्या होता है, इसमें 2 पीएन जंक्शन डायोड यूज करते हैं। पहले तो हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ दोनों आपने ये स्लेब डाल दी बीच में, ये आपका एक हो गया जंक्शन, ये डायोड हो गया D1, एक बना दिया बेटा यहाँ पे डायोड हो गया ये D2, ये समझना अच्छे से। ठीक है, ये आपका AC सोर्स हो गया, ये आपका AC हो गया, ये आप इनपुट AC प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलता है वो कहाँ मिलता है, इन दोनों डायोड के बीच में। यहाँ पे सेंट्रल टैप में एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं हम यहाँ पे, इसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये मान लो A पॉइंट है, ये मान लो बच्चे हमारे पास B पॉइंट है, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। अब ये काम कैसे करता है वो देख लीजिए फटाफट ना। तो होता क्या है, जैसे आपका यहाँ से इनपुट जा रहा है हमारे पास ना, इनपुट तो आपको पता है आपका ये साइनसोइडल वेव है इनपुट, ये आपका इनपुट है। ठीक है बेटा, ये आपका इनपुट वेव फॉर्म हो गया। अब इनपुट वेव फॉर्म में जाने के बाद क्या होता है, सपोज करो पहले पॉजिटिव हाफ जा रहा है आपका ये ना, जैसे मैंने ऊपर बताया था अभी, जब ये आपका पॉजिटिव हाफ यहाँ से जाता है, यहाँ हम आउटपुट बना लेते हैं। पहले इसका टाइम इंटरवल ड्रॉ कर लो ये। ठीक है बेटा, अब देखो इसकी वर्किंग सुन लीजिए फटाफट से। तो जैसे आपका फर्स्ट हाफ गया ये, सपोज दैट दिस वर्क्स इन पॉजिटिव एंड दिस इज इन नेगेटिव ना, आपकी जो पोलैरिटी में जो ऊपर वाला पॉइंट है आपका इसका, ये मान लो A पॉइंट है, ये आपका B है, तो बेटा A हो गया पॉजिटिव, B हो गया आपका ट्रांसफॉर्मर का नेगेटिव। ठीक है, तो जो ये पॉजिटिव हुआ जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का जो डायोड का जो P है वो पॉजिटिव से जुड़ गया, और यहाँ नीचे वाले का क्या जुड़ गया बेटा, नेगेटिव से जुड़ा है। तो यहाँ पे जो P है वो नेगेटिव से है और ऊपर वाले का P क्या है, पॉजिटिव से है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऊपर वाला डायोड है वो तो काम करता है फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर, लेकिन जो नीचे वाला डायोड है वो काम करता है बच्चे रिवर्स बाइसिंग के अंदर। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में आपको पता है मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो यहाँ से करंट चलता है, यहाँ से करंट पास आउट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई करंट नहीं चलता। डायोड D2 के अंदर कोई करंट नहीं आता, यहाँ से करंट आया, करंट की डायरेक्शन क्या रहती है, ऐसे, और हमें जो है लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस A से B पॉइंट पे, ए से बी की तरफ हमें जो है करंट की डायरेक्शन मिल जाती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि फर्स्ट हाफ के अंदर जब हमारा फर्स्ट पॉजिटिव हाफ जा रहा है, तो आपको डायोड D1 से करंट पास आउट होता है और मैक्सिमम करंट कहाँ से, ए से बी पॉइंट पे मिल जाता है। तो हमें पूरा करंट मिल गया ए से बी पॉइंट पे। ठीक है, जैसे ही हमारा नेगेटिव हाफ गया, नेगेटिव हाफ जाते ही बेटा पोलैरिटी चेंज होगी, यहाँ माइनस और यहाँ लिखेंगे प्लस। जैसे अब ये नेगेटिव ऊपर बना, नेगेटिव ऊपर बनते ही क्या होता है, डायोड ऊपर वाला काम करता है रिवर्स बाइसिंग में, नीचे वाला काम करता है फॉरवर्ड में। इस बार इस ऊपर D1 डायोड से काम करंट पास नहीं होगा, नीचे वाले डायोड से करंट पास होता है। तो आपका करंट की डायरेक्शन इस बार भी क्या रहती है, यहाँ से करंट ऐसे गया, यहाँ ऐसे गया, यहाँ से आपको फिर से जो करंट मिलता है आउटपुट में
लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो मिलता है ए से बी की साइड ना। तो इस बार भी आपका करंट जो है पॉजिटिव में ही मिल रहा है, सेम डायरेक्शन में। जैसे फिर पॉजिटिव हाफ आया, फिर पोलैरिटी चेंज हुई, फिर आपका ऊपर करंट मिला, नेगेटिव में भी ऊपर ना। तो आपको इस बार इस तरह का आपका आउटपुट वेव फॉर्म मिलता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो आपका वेव फ्रंट है वो कैसे मिलता है बेटा, इस तरह का मिलता है, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डबल है, ध्यान रखना। इसकी फ्रीक्वेंसी यदि एफ है तो बेटा यहाँ कितनी मिलती है, 2f है आपके पास ना। इसकी वर्किंग भी आप ऐसे लिखेंगे, वर्किंग कैसे लिखेंगे, व्हेन फर्स्ट हाफ गोज, व्हेन फर्स्ट पॉजिटिव हाफ गोज, व्हेन फर्स्ट पॉजिटिव हाफ गोज, डायोड D1 works in forward biasing, but diode D2 works in reverse biasing, ठीक है बेटा। So only current flow diode D1 from A to B across load resistance, no current flow from diode D2, ठीक है। So we get a output waveform from A to B, ठीक है। दूसरी बात फिर क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, when second half goes diode D1 works as reverse biasing but diode D2 works in forward biasing. So only current flow from diode D2. So we get a current, we get a output voltage across A to B again. So we get a output in figure B like this, ठीक है। ऐसे लिखेंगे आप इसकी वर्किंग में ना। तो ये हो गया बेटा आपका फॉरवर्ड बाइसिंग वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी फॉरवर्ड वाला नहीं, ये आपका हाफ वे और फुल वे रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आता है बेटा एसी जनरेटर पे आते हैं फटाफट से, ठीक है। अगला डिवाइस है आपका एसी जनरेटर। आपको पता है कि पहली बात इंट्रोडक्शन पे आओ, इसके एसी जनरेटर क्या काम करता है। देखो यहाँ सामने साफ साफ लिखा हुआ है एसी जनरेट करना, मतलब ये ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करता है। तो मतलब क्या करता है, बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को, एक ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को बेटा कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपकी, ठीक है। तो उसे डिवाइस को बोलते हैं हम क्या, एसी जनरेटर, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं फटाफट ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जो एसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल होता है, ये काम करता है बेटा सीधा ईएमआई के ऊपर ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। कि जब भी कोयल में जो है रोटेशन आता है तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। चलो सुनो फटाफट देखो अपना। तो आपने ईएमआई पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो आप इसमें डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो इसका डायग्राम है, अभी इसके डायग्राम की बात करते हैं। इसके डायग्राम में जो है कुछ टर्म्स है वो आपको पता होने चाहिए। देखो जैसे क्या होता है कि इसमें दो हैवी हैवी मैग्नेट लगा देते हैं यहाँ पे कॉनकेव शेप की ना। ये आपकी कॉनकेव शेप की मैग्नेट लगा दिया आपने। इसका भी रीजन होता है कि आपने कॉनकेव शेप क्यों ली है, क्योंकि बेटा क्या होता है, इससे फायदा ये मिलता है कि आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कई बार पूछ लेता है ये भी कि इसका फंक्शन क्या है, तो हमें क्या मिलता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ऐसी मैग्नेट लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बन गया हमारे पास ये वाला, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी, ठीक है। ये सपोज करो बी मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ आपकी जो आपकी कॉइल पड़ी हुई है, ये मान लो आपकी कॉइल है आपके पास, जिसे हम बेसिकली आर्मेचर बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके बीच में ये रोटेटिंग एक्सिस है जो घूमती है आपकी, इसे हम एक्सिस बना लेते हैं। थोड़ा सा डार्क कर लो इसको बेटा, ठीक है। ये आपकी रोटेटिंग एक्सिस है जिसपे जो आपकी कॉइल है जो ये घूमती है। इस कॉइल को नाम देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। ये आपकी कॉइल हो गई। अब होता क्या है, यहाँ पे हम स्लिप रिंग लगाए रखते हैं इधर ना। यहाँ पे हमारे पास स्लिप रिंग्स होती है, इस पे हमने एक स्लिप रिंग लगा दी यहाँ पे ऐसे गोलाई में, दूसरे वाले पे हम यहाँ स्लिप रिंग लगा देते हैं, ठीक है बेटा। अब होता क्या है कि एक स्लिप रिंग यहाँ लगा रखी है, तो इस पे यहाँ पे हम एक कार्बन ब्रश लगा देते हैं। यहाँ कार्बन ब्रश लगा होता है, सेम वे में यहाँ कार्बन ब्रश लगा होता है, और एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा, सॉरी वो लगाते हैं स्प्रिंग, एक यहाँ स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपकी क्या है, ये बेटा आपके कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश। ये आपके हो गए स्प्रिंग S1 मान लेते हैं, ये स्प्रिंग आपका S2, और दोनों जो है आपके जो है घर के लोड से जुड़े होते हैं। एक ये हो गए यहाँ से, एक यहाँ से आया, ये आपका यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं। जो भी आपके दो तारे हैं ए और बी ना, यहाँ से आपको आउटपुट मिलता है, जो आपका करंट मिलता है ना, वो जो एसी करंट मिल रहा है वो कहाँ मिलता है, हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। ये इसका डायग्राम है। देखो इसकी जो
इसके जो नाम है नोमेनक्लेचर वो देख लीजिए आप ना। इसको ABCD को बोलते हैं बेटा आर्मेचर, समझते ना, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, इसको आर्मेचर बोलते हैं। ये आपकी एक्सिस हो गई। इसे घुमाने के लिए यहाँ पे कई बार टरबाइन लगा देते हैं, या कई बार क्या होता है बेटा यहाँ पे हैंडल लगा होता है ऐसे ना घुमाने के लिए, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। तो और जो ये पूरा नीचे वाला हिस्सा है इसको कम्यूटेटर भी बोलते हैं, कम्यूटेटर, ठीक है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कम्यूटेटर बोलते हैं पूरे को। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस होता है। इसकी डायग्राम क्या है, ये इसका डायग्राम है। इसकी वर्किंग सुन लीजिए अपना। मैं यहाँ पे पीडीएफ में इन सब की जो है वर्किंग प्रॉपर जैसे आपको लिखनी है वो एकदम पीडीएफ उसकी अटैच कर दूंगा, तो इसमें से आप इजीली जो है समझ सकते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ मैं बता रहा हूँ, मोटे मोटे लिख नहीं रहा हूँ वर्किंग, बस केवल आप मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आपकी ये कोयल रोटेट करना शुरू करती है, सपोज करो ये वाली जो वायर है AB वो अंदर जाती है और ये यहाँ से बाहर आती है, ठीक है बेटा। यहाँ ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, तो हम यहाँ पे जो है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे ये कोयल AB जो वायर है वो अंदर जा रही है, तो आप ऑब्जर्व करते हो कि जो यहाँ करंट की डायरेक्शन आती है वो यहाँ पे ऊपर आ रही है, यहाँ पे आ रही है नीचे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे करंट आता है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे हमें जो है यहाँ से करंट निकल के ये हमारा बन जाता है नेगेटिव पॉइंट, ये बन जाता है हमारा पॉजिटिव पॉइंट ना। फिर जैसे ये पोलैरिटी चेंज करता है, जैसे ये हाफ में घूम जाती है कोयल ना, ये वाला जो AB है वो नीचे चली गई, ये वाली आपकी घूम के ऊपर आ गई। जैसे ये ऊपर आती है तो ये दोबारा से पोलैरिटी चेंज कर लेता है। तो एक ऐसा करंट जो बाई डायरेक्शनल होता है, जिसमें दो डायरेक्शन हो, हाफ में वो डायरेक्शन ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, लेकिन अगले हाफ में ये नेगेटिव बन जाता है ये बन जाता है पॉजिटिव, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ऐसे करंट को बोलते हैं हम ऑल्टरनेटिंग करंट। तो बेटा ये आपको इसमें वर्किंग में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसकी एक्सप्रेशन मिलता है, ज्यादा वर्किंग नहीं है इसकी, 5-6 लाइन की वर्किंग है बस, ठीक है। वो मैंने पीडीएफ में अटैच कर रखी है, वहां से आप बेटा देख लेना, ठीक है। अगली बात देखो, एक्सप्रेशन क्या है इसका। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस करंट, जो आपका करंट इंड्यूस हुआ है उसका एक्सप्रेशन क्या है, उसका मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या है, या जो उसका ईएमएफ इंड्यूस जो ईएमएफ हुआ है वोल्टेज यहाँ पे, उसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या है। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये पेपर में टू द पॉइंट लिखनी है आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो, सपोज करो कि मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स है इसके अंदर, जो आपने एक कोयल लपेट रखी है यहाँ पे, जो ABCD आपकी कोयल है इसमें मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोयल कितने हैं बेटा, n है। टर्न्स इन द कोयल कितनी है, n हो गई। ये मान लो इसका एरिया है। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो बेसिकली जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ की इक्वेशन आपने फैराडे के लॉ सुनी होगी, ये होता है बेटा डी फाई बाई डी टी। और फाई आपने पढ़ाई है, फाई होता है बेटा बी डॉट ए, या वी कैन से बी ए कोस थीटा होता है हमारे पास ये। सपोज करो कि जो आपकी ये एक्सिस है, ये सपोज करो जो है ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रही है, तो ओमेगा क्या है आपकी एंगुलर स्पीड हो गई। यदि मैं यहाँ पे थीटा को ओमेगा की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, ओमेगा होता है बेटा थीटा अपॉन में टी, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। यदि मैं यहाँ पे फ्लक्स निकाल लूँ तो बेटा फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी ए कोस ऑफ ओमेगा टी। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुटअप कर दो, तो जो आपके पास ईएमएफ बना ये बन गया बेटा डी अपॉन डी टी, ये आ गया बी ए कोस ऑफ ओमेगा टी। ये इतना हो गया हमारे पास। अब यहाँ से बी ए को कॉमन ले लेते हैं, बी ए बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ कोस थीटा। तो कोस ऑफ ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन आएगा यहाँ पे वो हो जाता है बेटा माइनस का, बी ए बाहर आ गया, कोस का होता है माइनस साइन, तो ये बन गया माइनस का साइन ओमेगा टी। और यदि मैं चेन रूल लगाऊं तो ओमेगा टी का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा ओमेगा टी का ओमेगा, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया ये बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये मेरे पास ईएमएफ बन गया, ठीक है। इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स सो वी हैव टू मल्टीप्लाई n। तो हमारे पास आ गया बेटा n बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। तो हमारे पास ये ईएमएफ मिला। तो जो हमें फाइनली यहाँ ईएमएफ प्रेजेंट हुआ हमें मिला, उसकी वैल्यू कितनी होती है, n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है बेटा। यदि मैं यहाँ से करंट निकालूं, तो यदि मैं यहाँ पे इसका पीक वोल्टेज देखूं कि जो पीक ईएमएफ मिलेगा हमें वो कितना मिल जाएगा, जहां साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। और वो कब मिलेगा, यदि आपका साइन ओमेगा टी कितना हो जाए बच्चे,
1 बन जाए। जैसे ये 1 बनेगा बेटा तो जो इसका पीक है मान लो ई नोट मिल गया, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एन बी ए ओमेगा। देखो बेटा इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल्स में, सारी वैल्यूज आपको गिवन रहेगी, आपका वोल्टेज निकलवाएगा। तो यदि मैं इसे यहाँ वापस पुटअप करूँ तो बेटा मेरे पास फाइनली फॉर्मूला आ गया E इजकल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये आपका इंड्यूस ईएमएफ आया जो एसी जनरेटर जनरेट करता है। ठीक है, यदि मैं इसको R से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो V अपॉन R क्या बन जाता है बेटा I बन जाता है। E नोट अपॉन R क्या है I नोट बन गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ये हमारे पास इंड्यूस करंट की का जो एक्सप्रेशन आ गया मैथमेटिकल वाला। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा एसी जनरेटर। अभी आता है अगला डिवाइस ट्रांसफॉर्मर। हाँ जी बेटा, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है आपको पता होगा कि एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब एसी को डीसी नहीं करता है, ये हाई टू लो वोल्टेज करता है। तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो क्या काम कर रहा है आपका एक ऑल्टरनेटिंग करंट को जो है लो वोल्टेज से हाई करता है और हाई से लो कर देता है। लो वोल्टेज को जो है हाई करता है और हाई को कर देता है बेटा लो ना। यदि वो वोल्टेज को बढ़ा रहा है, इफ increases the voltage तो we can call it step up transformer। if it decreases the voltage यदि वोल्टेज बेटा घट रही है तो हम बोलते हैं इसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। ठीक है, पहली बात ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है डायरेक्ट ये भी पूछता है। तो जो ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल होता है बेटा वो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। आपको यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, ध्यान रखना, ऐसे ही खाली लिख के मत आ जाना कि इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आपको यहाँ प्रॉपर डिफाइन भी करना पड़ेगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है। तो इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो बेटा इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है व्हेन अ चेंजिंग करंट, व्हेन ए चेंजिंग करंट पासिंग इन प्राइमरी कॉइल then there will be a induced EMF in the secondary coil। ठीक है बेटा, आपको ये इसकी डेफिनेशन भी डिफाइन करनी है यहाँ पे कि जब आप एक प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं कौन सा चेंजिंग करंट ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है सेकेंडरी कॉइल के अंदर यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। दिस फिनोमेना इज सेड टू बी म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसकी वर्किंग देख लीजिए फटाफट, इसका डायग्राम कैसे बनता है। तो जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि हम जो है आपकी लैमिनेटेड आयरन कोर यूज करते हैं जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है। उसका फायदा क्या मिलता है हमें, इसका यदि 3D डायग्राम बनाऊं 3D वाला तो कुछ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है बेटा, फिर बेटा इस तरीके से होता है ना आपका, यहाँ पे आपकी वायरिंग होती है इधर, ये आपकी एक कोयल यहाँ लिपटी होती है इधर, एक कोयल यहाँ पे लिपटी होती है। ठीक है, ये इस वाले को बोलते हैं बेटा प्राइमरी कोयल, इस दूसरे वाले को बोलते हैं बच्चे सेकेंडरी कोयल। ठीक है, यहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस लगा दिया इसने आर एल। ये आपका बेटा यहाँ पे हम एसी सोर्स लगा देते हैं, ये आपका एसी है जो आपका कौन सा इनपुट देगा E इजकल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, जो हमने पीछे अभी पढ़ा है किसके अंदर एसी जनरेटर के अंदर। ठीक है बच्चे, अब आगे देखो फटाफट से, ये इसका डायग्राम है। और जो यहाँ पे ये तार लगा रखा है ना ये वाली चीज, ये हमारी लैमिनेटेड कोर है जो किसकी बनी हुई है, ये आपकी आयरन की बनी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की।
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है। इसका फायदा हमें ये मिलता है फेरोमैग्नेटिक लगाने का कि जो यहाँ पे ईएमएफ, जो यहाँ पे फ्लक्स में चेंज आता है, वही सारा जो फ्लक्स है वो सारा यहाँ पहुंच जाता है सेकेंडरी पे ना। तो जो यहाँ हमारा फ्लक्स रहेगा प्राइमरी का, वही सेम आता है फ्लक्स किसका बच्चे, सेकेंडरी का, ठीक है। इसका ये हमें बेनिफिट मिलता है। अब इसकी वर्किंग देखो फटाफट से, ठीक है। इसमें क्या होता है, यदि मैं ईएमएफ का फैराडे का लॉ यूज करता हूँ, यूजिंग फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, तो ई क्या होता है, ये होता है बेटा माइनस का डी फाइव बाई डी टी। ई इजकल टू क्या हो गया, माइनस डी फाइव बाई डी टी ना। यदि मैं बेसिक प्राइमरी वाले केस में बात करता हूँ, दिस विल बी ई पी, ये हमारा 5p हो गया। यदि यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है मान लो प्राइमरी के अंदर, दिस विल बी np। ये मान लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ns है सेकेंडरी में ना, तो यहाँ पे हम n से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ये बन गया माइनस का np 5p बाई dt, ठीक है बेटा, ये हमारा ep बन गया। सिमिलरली इन सेकेंडरी es क्या बन जाएगा, माइनस का ns डी फाइव एस बाई डी टी। दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड मार दो, क्योंकि आपको पता है कि बेटा 5p और जो 5s है वो तो बराबर ही है, क्योंकि आप जो कोयल यूज कर रहे हो वो कैसी है, वो फेरोमैग्नेटिक कोयल है, और आपका जो 5p है वो 5s के बराबर है। 5p इजकल टू क्या है, 5s है, तो ये टर्म तो पूरा कट जाएगा, माइनस साइन ऑटोमेटिकली कट गया। तो बेटा हमारे पास जो EP बाई ES आया वो क्या आ गया हमारे पास, NP बाई NS। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, ES बाई EP इजकल टू आए बेटा हमारे पास NS बाई NP। ES क्या है, वोल्टेज इन सेकेंडरी है, ये है वोल्टेज इन प्राइमरी, ठीक है बेटा, ये इन सेकेंडरी कोयल है, ये हमारा इन प्राइमरी कोयल है, ध्यान रखना, ठीक है। NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, NP क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो ये हमारे पास वोल्टेज का रेशियो आ गया, कई बार ये भी निकलवाने को पूछता है यहाँ से ना। और जो NS बाई NP है, इसको बोला जाता है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका जो ट्रांसफॉर्मर है वो कैसा होगा, मतलब वो स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा। क्योंकि यदि आपकी NS की वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू NP के, NS का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ज़्यादा है प्राइमरी से, तो आपका जो ES है वो ऑलरेडी ज़्यादा मिलेगा EP से। तो इस वाले में केस में क्या हुआ कि आपका सेकेंडरी में ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है, इसका मतलब है कि जो आपका ट्रांसफॉर्मर वो कैसा होगा, स्टेप अप होगा। तो आपको यहाँ पे जो टर्न बनानी है इधर वो ज़्यादा टर्न्स बनानी है, यहाँ पे आपको कम टर्न्स बनानी है ना। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है वो कैसा हो गया, स्टेप अप, ध्यान रखना। यदि आपका हमें जो है ES कम है EP के कंपेयर में, तो आपका ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कम होगी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी से। तो आपके पास जो ट्रांसफॉर्मर यहाँ बनेगा, आप यहाँ इधर आपके प्राइमरी में ज़्यादा टर्न्स दिखाएंगे, यहाँ बेटा प्राइमरी सेकेंडरी में कम टर्न्स दिखाएंगे, ठीक है। दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। लेकिन यदि मैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात करूँ, कई बार ये भी पूछता है पेपर में कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए इसका जो है करंट का रिलेशन बताइए। तो बेटा आइडियल ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है कि जो इनपुट पावर होती है आपकी P इनपुट, वो आउटपुट पावर के बराबर होनी चाहिए आपकी ना, उसे बोलते हैं हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर। यदि मैं इनपुट की बात करूं, पावर क्या होती है, पावर होती है बेटा बेसिकली वोल्टेज इनटू करंट, E इंटू आई होता है हमारा पावर। तो यहाँ पे जो इनपुट में बात करेंगे तो EP इंटू IP हो जाएगा प्राइमरी के लिए, ये हो गया बेटा ES इंटू IS, ठीक है यहाँ तक। अगली बात पे देखो, यदि मैं यहाँ से बेटा ES बाई EP का रेशियो निकाल लूँ, तो दिस विल बी IP अपॉन में IS। अब यदि इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन को कंबाइन करके लिखा जाए, तो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आती है बेटा ES बाई EP इज इक्वल टू IP बाई IS इज इक्वल टू NS बाई NP इज इक्वल टू K। और जो भी ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा वो सारे इसी फॉर्मूले पे बेस आते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपके पेपर में पूछता है, कई बार यहाँ से ये पूछ लेता है कि भाई राइट डाउन द एनर्जी लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, कि कोई भी एनर्जी लॉस लिख लीजिए, कम से कम 3 से 4 एनर्जी लॉस लिखो इन ट्रांसफॉर्मर में, कि जहां जहां एनर्जी की, जिसकी वजह से एनर्जी में कमी आती है। तो उसका बेटा पहला है फ्लक्स लीकेज, ध्यान रखना। दूसरा है आपका कॉपर लॉस,
एक है बेटा आपका एडी करंट लॉस, एक है बच्चे आपके पास जो है हमिंग लॉस, लिख लेते हैं इसको ना। हमिंग लॉस का मतलब होता है कि जो आपकी वाइंडिंग होती है ना बेसिकली, जैसे आप उसमें कंटिन्यूसली करंट फ्लो कर रहा है तो जो है वो जो तार है या जो भी उसका तार बना हुआ है जो आयरन का, वो धीरे धीरे करके पपड़ी के फॉर्म में ना उतर उतर के टूटना शुरू कर देता है। ठीक है, इसे बेटा हमिंग लॉस बोलते हैं। तो ये था आपका ट्रांसफॉर्मर। ठीक है बच्चे, अब आता है एमसीजी, जो कि आपका लास्ट डिवाइस है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है बच्चे, इसे जो है एमसीजी बोलते हैं। ये क्या काम करता है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या काम कर रहा है, जो करंट को डिटेक्ट करता है, बस केवल ना, डिटेक्ट करंट। ठीक है, करंट की डायरेक्शन बताता है बेसिकली ना, ये कितना करंट चल रहा है कितना नहीं है। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये भी देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि कई बार जो है डायरेक्ट इसका प्रिंसिपल भी पूछ लेता है कि डायरेक्ट डाउन द, एक मार्क्स में आ जाता है कि इसका प्रिंसिपल बताओ और फिर 3 नंबर में इसका एक्सप्रेशन पूछ लेगा। ठीक है, कि आप जो है इसकी सेंसिटिविटी बताओ या फिर यहाँ पे फॉर्मूला निकालो इसका, ये कैसे काम करता है वो बताओ। ठीक है, तो बेटा इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये जो है किस पे काम करता है, ये टॉर्क पे काम करता है बेसिकली ना, कि इफ वी प्लेस a rectangular coil, a current carrying rectangular coil, current carrying rectangular coil in magnetic field, then it experience a torque which is equal to tau is equal to बीना sin थीटा, या इसे हम लिख देते हैं बेटा एम बी साइन थीटा। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कि जो गैल्वेनोमीटर है वो किस पे काम करता है बेटा, वो काम करता है कि भाई जब आपका किसी, यदि कोई आपका रेक्टेंगुलर कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो तो उस पे एक टॉर्क काम करता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, बीना साइन थीटा या एम बी साइन थीटा होता है। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन पे आते हैं फटाफट से कि ये डायग्राम कैसा होता है इसका या क्या इसकी वर्किंग है। देखो बच्चे फटाफट सुनते रहना। ठीक है, डायग्राम में क्या होता है, इसमें यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं बेसिकली ना। जो नॉर्मल आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यहाँ पे यूज नहीं होता। कौन सा होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, यदि आप जो है कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोयल बीच में डाल देते हैं एक नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, यूनिफॉर्म वाले में ना, तो हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होता है, जिससे फायदा क्या होता है कि हमें जो है ईच पॉइंट पे जो थीटा है वो कितना मिलता है, 90 डिग्री मिलता है। थीटा का मतलब क्या है, किस किस के बीच का थीटा है, एम और बी के बीच का एंगल ना, जिसकी वजह से क्या होता है हमें जो है मैक्सिमम टॉर्क मिलता है एक, जिसकी वैल्यू होती है एम बी या फिर बीना मिलती है बेटा। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम टॉर्क है। अब इसका डायग्राम पे आओ फटाफट से ना। इसके डायग्राम में क्या होता है कि यहाँ पे ये मैग्नेट लगी हुई है, यहाँ पे आपकी ये कॉइल होती है, इसके अंदर यहाँ पे जो है ये छोटी सी कॉइल पड़ी हुई है, इसमें यहाँ पे हम जो है क्या करते हैं, ये वायरिंग कर देते हैं ऐसे ऐसे करके ना। यहाँ बीच में ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कॉइल पड़ी हुई है, यहाँ पे तार लपेट देते हैं और ये तार की लास्ट हिस्से है, यहाँ पे एक मिरर लगाते हैं, यहाँ पे, यहाँ आपका बेटा ये टोरोजन कांस्टेंट होता है, एक स्क्रू होता है बेसिकली। और जो ये वायर है ये किसकी बनी होती है, ये फॉस्फोरस ब्रोंज की बनी होती है, इसका फास्फोरस ब्रोंज स्ट्रिप भी बोलते हैं। यहाँ पे आपका एक स्प्रिंग लगा होता है जिसका नाम होता है बच्चे हेयर स्प्रिंग, हेयर स्प्रिंग। ठीक है बेटा, अब ये आके जो है यहाँ पे एक टर्मिनल से जुड़ जाती है, ये आपका टर्मिनल T1, ये आपका टर्मिनल होता है T2। यहाँ पे बीच में पॉइंटर लगा होता है, ये आपका पॉइंटर है, और यहाँ पे एक ये शीशे का ऊपर से ग्लास लगा होता है ऐसे करके। तो जो आपको दिखता है बेसिकली, आपको केवल ये ग्लास दिखता है शीशे का और पॉइंटर दिखता है गैल्वेनोमीटर के अंदर ना, ये अंदर का काम है इसका जो भी है अंदर ना। ठीक है, अब इसकी वर्किंग सुनो। देखो यहाँ जो आपका असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट, उससे आप बैटरी लेके यहाँ लगा देते हो, इसका एक एंड इस पे जोड़ देते हैं, एक एंड बेटा इस पे जोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जैसे यहाँ से आपने की को क्लोज किया तो यहाँ से जो है इस तार के थ्रू यहाँ पे करंट गया,
और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में ऑलरेडी रखी हुई है कोयल ना हमारे पास ही। जैसे ही ये कोयल में करंट जाता है तो आपने पढ़ा है कि यदि आप एक रेक्टेंगुलर कोयल को, करंट कैरिंग कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क काम करता है। तो जो ये आपकी कोयल है ये वाली, वो घूमना शुरू कर देती है। घूमते ही क्या होता है कि जो ये आपका हेयर स्प्रिंग है और जो आपका फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप है, ये दोनों एक इसको रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। ध्यान रखना, कई बार इसका फंक्शन भी पूछ लेता है। ये क्या होता है बेटा, ये रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं इसको ना, मतलब कि पूरा उसको घुमाते नहीं है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम टॉर्क हमें मिलता है उसकी वैल्यू तो हमें पता है, टॉर्क कितना है, बीना साइन थीटा है। और यदि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना हो रहा है बेटा, वो हो रहा है बी आई एन ए, बीना मैक्सिमम ना। लेकिन जो यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क मिलता है उसकी वैल्यू होती है बच्चे यहाँ पे के अल्फा। और के क्या होता है हमारा, के होता है आपका जो भी आपने यहाँ स्प्रिंग यूज कर रखा है ना, या तो स्प्रिंग बोल लो या फिर यहाँ पे जो आपने ये टोरोजन को यूज कर रखा है उसका टोरोजन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, टोरोजन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और अल्फा क्या है बेटा, अल्फा जो आपका एंगल आपने यहाँ मिरर ने रीड किया है कि आपकी जो कोयल है वो मैक्सिमम कितनी डिफ्लेक्ट हो रही है। ये सबसे शुरुआत की काम होता है जब आपकी मैग्निफिकेशन, जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। तो ये क्या है बेटा, आपका ये एंगुलर डिफ्लेक्शन है जो आपका अल्फा आता है कोयल के अंदर, ठीक है। तो ये आपका रिस्टोरिंग टॉर्क हो गया। यदि मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करूं, अब इसकी वर्किंग जो आपकी लिखेंगे ना इसमें प्रॉपर वर्किंग, तो उसमें लिखेंगे आप इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम जो आपका टो अप्लाइड वाला है वो मस्ट भी इक्वल होनी चाहिए किसके बेटा, रीस्टोरिंग के ना। और अप्लाइड टॉर्क कितना है बेटा, ये है आपके पास बीना, और ये वाला कौन सा है, के अल्फा है। यहाँ से यदि मैं अल्फा निकाल लूँ, अल्फा क्या है आपका डिफ्लेक्शन एंगल, वो आ जाता है हमारे पास बी आई एन ए अपॉन में के। तो आप ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे कि जो अल्फा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है करंट के। तो ये क्या शो करता है कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही क्या होगा, डिफ्लेक्शन एंगल ज़्यादा आएगा। इसलिए क्या करते हैं कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, हर किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर ज़्यादा करंट ना चला जाए या आपका एमसीजी जो है खराब ना हो जाए, इसलिए क्या करते हैं बेटा, जहाँ पर कहीं भी आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एमसीजी यूज़ करते हैं वहाँ पे हम एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ कर देते हैं पहले ही ना। आपने लैब में देखा होगा, आपने जहाँ भी कहीं एमसीजी लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हाई रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं उससे पहले, कि जिससे कि वो करंट जो है मिनिमम पास हो गैल्वेनोमीटर के अंदर और आपका डिफ्लेक्शन ज़्यादा ना आए, वरना आपका गैल्वेनोमीटर डैमेज भी हो सकता है। दूसरी बात, पहला तो हो गया डैमेज, ये कई बार वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं, तो पहला तो बेटा ये डैमेज होने का चांस है। दूसरा क्या है कि आप जो है अच्छे से रीडिंग में नहीं ले सकते उसकी ना, क्योंकि जो आपकी पॉइंटर है वो कंटिन्यूसली घूमता रहेगा, ठीक है बेटा। ये इसकी वर्किंग है। यहाँ पे कई बार एक चीज़ और पूछ लेते हैं फिगर ऑफ मेरिट के बारे में, कि यदि मैं यहाँ से आई अपॉन अल्फा निकालूं, देखो आई अपॉन अल्फा क्या बन जाएगा, आपने कैलकुलेशन भी करी होगी इसकी उसमें प्रैक्टिकल के अंदर। आई अपॉन अल्फा हो जाएगा बेटा के अपॉन एन बी ए। और जो आपका ये आई अपॉन अल्फा है ना, इसी को बोलते हैं कैपिटल जी, या फिर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं इसको, या इसको बेटा फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं। ध्यान रखना, ये भी एक बार क्वेश्चन में पेपर में आया है, फिगर ऑफ मेरिट। अब यहाँ पे सेंसिटिविटी के बारे में पूछा जाता है कई बार ना, कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, देखो बेटा सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि यदि आपने गैल्वेनोमीटर के अंदर हल्का सा भी करंट पास किया और वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखा दे, तो वी कैन कॉल इट कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो कैसा है, बहुत ही सेंसिटिव है। तो बेटा सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, अ गैल्वेनोमीटर इज said to be sensitive if it shows a large deflection on passing a very small current या voltage, ठीक है बेटा। यदि हम एक छोटा सा करंट और या फिर छोटी सी वोल्टेज आने पे वो ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा देता है, तो वी कैन कॉल इट कि जो गैल्वेनोमीटर है हमारा वो कैसा है बेटा, सेंसिटिव है। और जो सेंसिटिविटी होती है गैल्वेनोमीटर के अंदर दो तरह की होती है, एक होता है बच्चे करंट सेंसिटिविटी, एक होती है आपकी बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है बेटा।
करंट सेंसिटिविटी को IS से डिनोट करते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी को VS से लिखते हैं। तो जो आपकी करंट सेंसिटिविटी होती है वो होती है बेटा कि कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है पर यूनिट करंट पे, और जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है कि कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है पर यूनिट वोल्टेज पे। यदि मैं यहाँ I की वैल्यू निकालूं तो यहाँ I की वैल्यू डालने पे I अपॉन अल्फा निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा बेटा ये NBA अपॉन में K। ये आ गया आपकी करंट सेंसिटिविटी। यदि मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दूं अल्फा अपॉन में V को लिख सकते हैं हम I इंटू आर, तो I अपॉन आई अल्फा अपॉन आई तो सीधा करंट सेंसिटिविटी हो गया। इसकी वैल्यू हो गई NBA अपॉन में K इंटू आर। या इसे यदि यहाँ से रिलेशन निकाला जाए तो बेटा NBA अपॉन में K क्या है, तो IS है। दैट इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी। यहाँ से कई बार ये पूछ लेता है कि हाउ वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि बेटा यदि मैं n को बढ़ा देता हूँ तो हाउ टू इंक्रीज का आंसर क्या हो जाएगा, हाउ टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। नंबर 1 टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि n को बढ़ा देंगे नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर 2 टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देंगे तो आपका इंक्रीज हो जाएगा बेटा। तीसरी बात क्या हो जाएगा, टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द कोयल, एरिया बढ़ा देंगे। चौथी बात क्या हो जाएगी आपकी, टू डिक्रीज द टोरोजन कांस्टेंट, यदि आप जो है टोरोजन कांस्टेंट को घटा देंगे, के को आप डिक्रीज कर देंगे, तो भी आपकी जो सेंसिटिविटी है वो क्या हो जाएगी बेटा, वो घट जाएगी। तो ये थी बेटा आपके हमारे सारे के सारे डिवाइसेस जो भी आपके टोटल फिजिक्स में है 12th के। और मैं डेफिनेटली बोलता हूँ यदि आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है, उसके नोट्स बनाए हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि इससे बाहर एक भी डिवाइस आपका पेपर में नहीं आएगा। और इस वीडियो से आपके 7-8 नंबर पक्के हैं, ठीक है बेटा। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।